वेलकम ऑल बच्चों। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो प्रैक्टिस है उसका पहला न्यूमेरिकल आज मैं लेके आया हूँ। ये ट्रांसफार्मर का है और बिल्कुल 2023 के गेट का क्वेश्चन है। तुम लोगों ने देखा भी होगा, तैयारी कर रहे हो तो जरूर देखा होगा। ये है क्वेश्चन, लंबा चौड़ा है, लेकिन लंबा चौड़ा का मतलब ये नहीं है कि बहुत ये परेशान करने वाला है। देखने में लग रहा है भयानक, लेकिन डरा मत करो। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो और समझो कि क्या कह रहा है। ठीक है, देखो ये कहता है कि when the winding CD of the single phase 50 hertz two winding transformer is supplied from an AC current source of frequency 50 hertz, the rated voltage of 200 volt RMS 50 hertz is obtained at the open circuited terminals AB। ये AB है, ये AB है। ये मैं लेजर पॉइंट निकाल देता हूँ। ये AB इसके क्रॉस। The cross-sectional area of the core is 5000 mm square and the average core length traversed by the mutual flux is 500 mm। ये पूरा पूरा फ्लक्स एवरेज, ये जो पाथ होगा ना, ये पाथ इसको कह रहा है कि 500 mm। The maximum level flux density in the core is Bmax is equal to 1 Weber per meter square। 1 Weber per meter square इसने लिखा है, आमतौर पर ये टेस्ला लिखना चाहिए, इसलिए कि SI यूनिट अब टेस्ला कहलाती है। हम लोग वेबर पर मीटर स्क्वायर नहीं लिखते हैं, किसी पुरानी किताब से लिया होगा इसने, दिया है। एंड द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द कोर मटेरियल इज 5000, मतलब म्यू आर 5000 दिया हुआ है। म्यू जीरो का वैल्यू तुम जानते ही हो, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होता है। अब कहता है कि द लीकेज इम्पीडेंस ऑफ द वाइंडिंग ए बी एंड वाइंडिंग सी डी एट 50 हर्ट्ज आर 5 प्लस जे 100 पाई इंटू 0.16। मतलब लीकेज इम्पीडेंस का क्या हो गया, रेजिस्टेंस प्लस लीकेज रिएक्टेंस। अब रिएक्टेंस में तुम देखो, तुम जानते हो कि रिएक्टेंस होता है एक्स, है ना। तो एक्स होता है ओमेगा एल, तो ये जे ओमेगा और ये है एल, ये एल है, ये ओमेगा है, इसलिए कि 100 पाई होता है ना 2 पाई एफ। तो 50 हर्ट्ज पर 2 पाई एफ कितना हो गया, 50 दूनी 100, 100 पाई। तो ये हो गया ए बी का लीकेज इम्पीडेंस। तो इसमें ये लीकेज इंडक्टेंस हो गया, ये लीकेज इंडक्टेंस हुआ, इसलिए ओमेगा के साथ मिलकर के लीकेज रिएक्टेंस बनता है। एंड सी डी का 11.25 प्लस जे 100.0.36। तो सेकेंडरी का ये जो होगा वाइंडिंग सी डी, सेकेंडरी क्या कहें, वाइंडिंग सी डी कहते हैं अभी। अभी तो प्राइमरी इधर से एक तरीके से हो गया। तो ये सी डी का हो गया लीकेज इंडक्टेंस रिस्पेक्टिवली। Considering the magnetizing characteristics to be linear and neglecting core loss, the self-inductance of the winding AB in millihenry is, अब ये millihenry में तुमको निकालना है इसका इंडक्टेंस, राउंड ऑफ टू 1 decimal place। दिस इज व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। डायग्राम तुम्हारे सामने है, इसमें मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। ये हम्म ये डायग्राम को अच्छे से देख लो, नोट कर लो, राइट। अब मैं इसका सोल्यूशन तुमको देता हूँ नेक्स्ट पेज पे। ग्रिड बना दें ताकि स्ट्रेट लिखा जाए, ग्रिड को थोड़ा छोटा भी कर देते हैं। सोल्यूशन ब्लैक ही से करते हैं।
बहुत सा इरिलेवेंट डेटा भी होता है जिससे तुम्हारा कोई सरोकार नहीं होता है, उसको यूज़ करने के चक्कर में अपना दिमाग ख़राब मत किया करो। समझ गए? जितना काम है बस उतना डेटा, जिसको डेटा माइनिंग कहते हैं ना आजकल, कि जो काम का डेटा है बस उठाइए, बाकी छोड़ दीजिए आप। और इसलिए कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तुमको चाहिए क्या भाई? तुमको चाहिए सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द वाइंडिंग ए बी। जाहिर है मिली हेनरी में कह रहा है। तो हम शुरू कहाँ से करेंगे? देखो, सीडी में करंट सोर्स लगा हुआ है, तो उसकी वजह से फ्लक्स क्रिएट हुआ होगा, 50 हर्ट्ज का वेरिएशन होगा। और ओपन सर्किट कंडीशन में वी ए बी, एक तरीके से समझो कि सेकेंडरी वोल्टेज जो हो रहा है वी ए बी, वो वही होगा, पुराना फॉर्मूला, √2 π f/m/n। याद है ना? तो वहीं से हम लोग शुरू करते हैं। शुरू ये करते हैं कि हियर वी ए बी का जो मैग्नीट्यूड है इज इक्वल टू √2 π। मैं 4.44 से तुमको मना किया था ना कि 4.44 देखोगे तो समझेगा एग्जामिनर के वो बिल्कुल थिराजा छाप है। खैर यहाँ तो कन्वेंशनल नहीं है, तुम √2 π लिखोगे नहीं तो अपना किनारे रफ करते रहोगे। √2 π f। अब फाई एम का मतलब होता है bm इंटू एरिया ऑफ कोर। यहाँ इसने बी मैक्स लिखा है तो हम भी बी मैक्स लिख देते हैं। मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इंटू एरिया ऑफ द कोर ए सी। ये फाई एम की जगह है, इसलिए हम तुमको समझाने के लिए इसको ब्रैकेट कर देते हैं। ठीक है? √2 π f फाई एम इंटू एन, एन ए बी, नंबर ऑफ टर्न्स इन द वाइंडिंग ए बी। इसमें वैल्यू पुट करो जो जो नोन चीज़ें हैं उनका। नोन चीज़ क्या क्या थी? वी ए बी आर एम एस वैल्यू ये कह रहा था कि ये 200 है, 200 इज इक्वल टू √2 रहने दो, पाई रहने दो। तुम लोगों को तो वर्चुअल कैलकुलेटर मिलता होगा ना, तो उसमें भी सारा प्रोविजन होता है बेटा, उससे कर लिया करो। हम तो अपने कैलकुलेटर पे करेंगे। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज की है, बी मैक्स दिए हुए है 1 टेस्ला। इसने भी वेबर पर मीटर स्क्वायर लिखा है लेकिन आजकल उसको टेस्ला कहते हैं। अब एरिया ऑफ द कोर दिया हुआ है 5000 mm² ना। हाँ, एसआई यूनिट में तुम काम कर रहे हो तो ये mm² को तुमको मीटर स्क्वायर में चेंज करना है। तो 5000 इंटू 10⁻, क्या करोगे, -6। ये सब जानते हो कि नहीं कि इसमें प्रॉब्लम है तुम लोगों को? भाई को अगर मीटर में करना हो तो 1000 से डिवाइड करते हो ना, ठीक है ना? तो mm² का क्या होगा, 10⁻³ का भी पावर 2 टाइम्स हो जाएगा, 10⁻⁶, इंटू NAB। इसको तुम सॉल्व करो। NAB, इसको सॉल्व करके देखो कि नंबर ऑफ टर्न्स इन द वाइंडिंग AB कितना आता है। गेट में तो वर्चुअल कैलकुलेटर होगा, लेकिन अगर इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ गया तो तुमको कैलकुलेटर, रेगुलर साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड होता है। तो NAB इज इक्वल टू जो हो गया वो मैं निकाल रहा हूँ,
देखो 200 को हमको डिवाइड कर देना है ये इन सारी चीज़ों से। √2 सबसे पहले आएगा, √2 इंटू 51 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, इंटू 500 इंटू 10⁻⁶, 500 5000 सॉरी 10⁻⁶। ठीक है, ये NAV का वैल्यू है, देख लो। ठीक है, अब इसको इक्वल टू करो। 200/√2 इंटू, अच्छा पाई मैंने नहीं किया, हाँ पाई का वैल्यू लिखना बाकी है, रिप्लाई कर देते हैं, √2 इंटू पाई इंटू 50, √2 इंटू पाई इंटू, अब देखो अब ये आ गया √2 इंटू पाई इंटू 50। रिप्लाई में जा करके उसको सीधा कर दिया हमने। ठीक है, इसका वैल्यू आ गया 180.063। तो 0.063 का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो इसको 180 ले लेते हैं। 180 टर्न राउंड फिगर भी है, तो NAV आ गया 180 टर्न्स, 180। ये वाइंडिंग में टर्न्स है, तुम चाहो तो टर्न्स लिख दो, मैं तुमको समझाने के लिख रहा है, वहाँ तुमको गेट के एग्जाम में ये सब लिखना थोड़ी है, सब तो काम तुम रफ पे करोगे। टर्न्स, ये हमारे काम की चीज आ गई। अब रिकॉल करो कि इंडक्टेंस निकालने के लिए हम लोग करते क्या थे, मतलब जो ज्योमेट्रिकल फॉर्म है, मैं नहीं जानता हूँ कि तुम लोग ये सब पढ़े हो कि नहीं, बेसिक ज्योमेट्रिकल जो फॉर्म होता है, ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट इसका, जिसको ज्योमेट्रिकल व्यू पॉइंट कहता है, डेल टोरो। डेल टोरो की किताब पढ़ो, बड़ी अच्छी किताब है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स बाय विंसेंट डेल टोरो। तो उसमें ज्योमेट्रिकल व्यू पॉइंट में कहता है कि जो इंडक्टेंस होता है वो होता है n² डिवाइडेड बाई रिलक्टेंस ऑफ द पाथ। और रिलक्टेंस क्या होता है? रिलक्टेंस होता है L/μA। इसका मतलब ये है कि सेल्फ इंडक्टेंस आप निकालना चाहते हैं तो n²/s, मैं s कहता हूँ रिलक्टेंस को, इसलिए कि R रेजिस्टेंस के लिए होता है, तो बहुत से लोग रिलक्टेंस के लिए भी R यूज करते हैं, मैं s यूज करता हूँ। तो उसके लिए हमको रिलक्टेंस म्यूचुअल पाथ का चाहिए। हियर reluctance of mutual path, here reluctance of mutual path of mutual path, मतलब ये जो कॉमन कोर है ना बेटा, उसका रिलक्टेंस तुमको चाहिए, जिसमें म्यूचुअल फ्लक्स होता है, जिसकी वजह से 200 वोल्ट यहाँ तुम्हारा हुआ ना, तो उसका रिलक्टेंस ऑफ म्यूचुअल पाथ है इज इक्वल टू L of the core, LC, by L/μA। reluctance of the mutual path is L/μA। लेंथ, अब म्यू क्या होता है? म्यू 0 इंटू म्यू आर,
या म्यू आर इंटू म्यू ज़ीरो कर दो, एक ही बात है, म्यू आर इंटू म्यू ज़ीरो इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाथ, यहाँ पर इसका हम ए सी कहते हैं, इसका वैल्यू पुट करो। लेंथ जो पाथ की दी हुई थी वो दी हुई थी 500 mm, ऐसा यूनिट का ध्यान रखोगे। ये हो गया 500 mm, mm को आपको करना है 1000 से डिवाइड, ताकि ये बन जाए मीटर। अब तुम लोग चूंकि मैथमेटिक्स में अच्छे हो गए, इसलिए डायरेक्टली 500 mm का मतलब 0.5 मीटर, डायरेक्टली 0.5 लिखोगे। मैं तो तुमको समझा रहा हूँ इसलिए इतना लिख रहा हूँ, वरना सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में उतना टाइम नहीं होता है ना, तो उसको 0.5 स्ट्रेट लिख दिया करो। ये हो गया लेंथ मीटर में। म्यू आर दिया हुआ है इसमें 5000 ना। हम्म, 5000, ये म्यू आर है। और म्यू ज़ीरो परमिबिलिटी फ्री स्पेस, ये होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर, उसकी यूनिट है हेनरी पर मीटर, ऐसा यूनिट 10⁻⁻7। ये तो हो गया म्यू ज़ीरो का वैल्यू। अब एरिया ऑफ द कोर, एरिया ऑफ द कोर एक बार फिर मतलब 5000 इंटू 10⁻⁻6 करना पड़ेगा। 5000 इंटू 10⁻⁻6, ये मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए करना पड़ा। ठीक है, लाइन लंबी हो गई थी तो इसको मैं लंबा कर देता हूँ। अब इसको सॉल्व करो, इससे तुम्हारा रिलक्टेंस ऑफ द म्यूचुअल पाथ आएगा। जगह है ना अभी। इज इक्वल टू, इसको मैं कहता हूँ एस, शॉर्ट नाम होता है इसका एस। बहुत से लोग आर लिखते हैं, मैं एस लिखता हूँ। एस इज इक्वल टू सॉल्व करो। 510⁻³ अब जरा सा कैलकुलेशन में अंदाज से कर लिया करो बेटा। 0.5 सीधे लिखो ना, 0.5 डिवाइडेड बाई 5000 इंटू 4 पाई, भूलना नहीं है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टू 10⁻⁻7, माइनस कहाँ गया, -7 इंटू 5000 इंटू 10⁻⁻6। देखो ये निकाल रहे हैं हम लोग रिलक्टेंस, वैल्यू क्या आया, सिंटेक्स एरर दे दिया कहाँ, 510⁻³ 0.5 डिवाइडेड बाई
5000 into पाई पहले करते हैं, पाई into 4 into 10 to the power minus 7 into 5000 into 10 to the power minus 6। चलो पाई पहले लिख दिया, इसका वैल्यू आ गया 15915.49। 0.49 को 5 कर देते हैं, ये वैल्यू हो गया इसका 15915 0.49 का मैं 5 कर देता हूँ। अच्छा, तुम तो रफ पर काम कर रहे होगे तो तुमको यूनिट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं तुमको बता देता हूँ कि यूनिट होती क्या है। इसलिए कन्वेंशनल में जब ये चीज़ तुम कर रहे होगे दिखा करके, ऑब्जेक्टिव में तो नहीं होगा लेकिन न्यूमेरिकल मान लो के आ गया, तो तुमको ये यूनिट लिखना चाहिए। इसकी यूनिट होती है एम्पियर टर्न पर वेबर। एम्पियर टर्न पर वेबर। बहुत से लोग टर्न टर्न की जो कि कोई यूनिट नहीं होती है इसलिए सिर्फ एम्पियर पर वेबर लिखते हैं, लेकिन समझाने के लिए हम लोग आमतौर पर एम्पियर टर्न पर वेबर लिखते हैं। ओरिजिन का क्या इसका है, इसका ओरिजिन इस तरीके से है कि जो फ्लक्स होता है फाई इज इक्वल टू एन आई बाई एस होता है ना, एन आई होता है एम्पियर टर्न, एमएमएफ होता है ना, तो वहीं से निकलता है एम्पियर टर्न पर वेबर, रिलक्टेंस का यूनिट। इसे फंडामेंटल में पढ़ोगे हो गया। अब जो तुमको सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, तो विदाउट लीकेज सेल्फ इंडक्टेंस क्या हुआ, देन self inductance without leakage, then self inductance of AB, then self inductance of winding AB, of winding AB without leakage flux। इसलिए कि लीकेज जो हो रहा है वो बाद में ऐड करना पड़ेगा। विदाउट लीकेज फ्लक्स, विदाउट लीकेज फ्लक्स। ये हो गया इज इक्वल टू एन स्क्वायर बाई एस, जनरल फॉर्मूला होता है। तो यहाँ ए बी बाइंडिंग है, तो एन ए बी जितना आया है इसका करो स्क्वायर और इसको डिवाइड कर दो एस से, जो तुम्हारा अभी अभी आया है, डिवाइडेड बाई एस। इसे कैलकुलेट करो, ये हो गया एन ए बी 180 टर्न था ना, 180 का स्क्वायर 180 का होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाई ये जो पूरी चीज आई लिखो 159
9,115.5 इसे कैलकुलेट करो 180 स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस तो मेरे पास 159 ये आया हुआ है तो मैं क्विकली करने के लिए क्या करूँगा कि इसका इन्वर्स करके 180 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा ये आंसर है ना इसको मैं कर देता हूँ इसका इन्वर्स आंसर इन्वर्स हो गया इसको कर देता हूँ इंटू 180 स्क्वायर 180 का स्क्वायर देखो कितना क्विकली मैंने कर दिया ये तरीका मैं बता रहा हूँ कि कन्वेंशनल में अगर इस किस्म का आएगा तो ये कर सकते हो ये आ गया 2.03575 2.03575 हेनरी 180 स्क्वायर क्या हो गया तो ये हेनरी है ना ये हेनरी है तुमसे मिली हेनरी चाह रहा है ये हेनरी है तो इसको मिली हेनरी में करने के लिए तुम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो इसी फिगर को मल्टीप्लाई बाय 1000 ये मिली हेनरी दे देगा तो ये आ गया 648 पाई आ रहा है 2035.75 देख लो मिली हेनरी में ये आया 2035.75 अभी मैं एक डेसिमल प्लेस पर राउंड ऑफ नहीं करूंगा बल्कि 2-3 प्लेस तक जाऊंगा तब करूंगा 0.75 मान लो कि ये 2 भी तुमने कर दिया ये है अब मिली हेनरी ये मिली हेनरी अब लीकेज फ्लक्स तुमको देखना है वाइंडिंग का लीकेज फ्लक्स कितना था क्वेश्चन में देखो ए बी का लीकेज फ्लक्स था 0.16 हेनरी ओमेगा एल है ना बेटा तो ओमेगा 100 पाई हो गया तो एल तो हुआ यही 0.16 इसको तुमको ऐड करना है समझ गए इसको ऐड करना है इसलिए टोटल सेल्फ इंडक्टेंस अच्छा ये तो पेज से बाहर चला गया है क्या किया जाए एनीवे रहने दो पेज से बाहर है तो भी रहने दो नेक्स्ट पेज लो नाउ यहाँ जो गिवन है लीकेज इंडक्टेंस ऑफ ए बी गिवन leakage inductance of winding AB given leakage inductance of winding AB ये समझाने की जरूरत नहीं है ना लीकेज इंडक्टेंस ऑफ वाइंडिंग AB इज इक्वल टू जो लीकेज रिएक्टेंस हमारा दिया है चल हम लिख ही देते हैं लीकेज रिएक्टेंस जो तुम्हारा दिया हुआ है वो दिया हुआ है J 100 पाई इंटू 0.16 ओमेगा एल तुम्हारा दिया हुआ है 100 पाई इंटू
0.16 divided by omega. Omega is 2 pi f. तो 2 pi into 50. तो देख लो 50 दूनी 100 पाई कट गया ना। तो तुम इसको विजुअली देख ही कर कह सकते हो कि लीकेज इंडक्टेंस 0.16 हेनरी है। 0.16 हेनरी। तो मिली हेनरी में क्या हो जाएगा? 1000 से मल्टीप्लाई करो तो ये 160 मिली हेनरी हो जाएगा। 160 मिली हेनरी। तो इस लीकेज इंडक्टेंस को तुम जोड़ दो। सो फाइनली टोटल सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ वाइंडिंग ए बी, फाइनली total self inductance, total self inductance total self inductance of winding AB, of winding AB, of winding AB is equal to जो तुम्हारा आया था इंडक्टेंस विदाउट लीकेज और जो लीकेज इंडक्टेंस आया उन दोनों का सम हो जाएगा। वैल्यू क्या था? वैल्यू था 2035.752, 2035 2035.75 था क्या? हाँ 0.752, 0.752, 0.752 प्लस लीकेज इंडक्टेंस 160 जोड़ो। समझ गए? अब इसका टोटल करो। 0.752 तो यहीं पर रहने दो, 0.752 तो यहाँ पर हो गया 0.752 यहाँ पे आ गया। अब 160 इसमें जोड़ना है तो ये 5 हो गया, 6 और 3 9 हो गया, और 1 हो गया, और ये 2 हो गया। ये मिली हेनरी में इसका वैल्यू आया 2195.75, 2195.752। तो इसको राउंड ऑफ कर लो, एक डेसिमल प्लेस तक करता है ना। ये हो गया 2195.75 का मतलब है 8। राउंडेड ऑफ टू वन डेसिमल प्लेस का था ना। ये हो गया मिली हेनरी। यही तुम्हारा आंसर, दिस इज योर आंसर, नथिंग एल्स। इसको मैं घेर देता हूं ग्रीन से।
ये तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया। डिटेल में तो जाहिर है तुम ऑब्जेक्टिव जब वहां सॉल्व करोगे तो इतना टाइम थोड़ी लगेगा, तो फटफट करना है अपने दिमाग में, और रफ तुम्हारा जो कागज होगा उस पर करते चले जाओगे, ठीक है ना। लेकिन क्या प्रोसेस दिमाग में चला वो मैंने तुमको समझा दिया, ताकि वो सिस्टम तुमको याद रहे कि ऐसे निकाला जाता है, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, ये तो न्यूमेरिकल हो गया इसका। ये सब ग्रिड वगैरह में मैं मिटा देता हूँ। हम्म, 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 हाँ, इसे क्लियर कर दिया, इसको भी क्लियर कर दिया। इसमें तो क्वेश्चन ही था, इसमें था नहीं। ये न्यूमेरिकल हो गया पूरा, ठीक है ना। अब ये ट्रांसफार्मर का दूसरा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप का। ये गेट 2021 का है। ये ताज्जुब की बात है कि गेट 2022 में ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन मेरे हिसाब से कोई था ही नहीं। तुम लोग चेक कर लोगे, अगर होगा तो हमको बताना। तो 2021 का ही क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। In a single phase transformer, the total iron loss is 2500 watts at nominal voltage of 440 volts and frequency 50 Hz. The total iron loss is 850 watt at 220 वोल्ट एंड 25 हर्ट्ज। देखो इसने वोल्टेज को भी आधा कर दिया और फ्रीक्वेंसी को भी आधा कर दिया, मतलब वी बाई एफ रेशियो तुम्हारा कांस्टेंट है, जिसका मतलब है कि बी मैक्स कांस्टेंट होगा, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट होगी। याद है ना तुम लोगों को ये सब? अरे बेटा, वी क्या होता है? रूट टू पाई एफ फाई एम इंटू एन। फाई एम क्या होता है? बी एम इंटू ए सी। तो वो वेरीज एज क्या हो जाता है? वी बाई एफ। अभी भी आधा कर दोगे, फ्रीक्वेंसी भी आधा कर दोगे तो कांस्टेंट हो गया ना। तो ये तो नजर आ रहा है कि बी मैक्स इसका बी एम कांस्टेंट है। तो ये पूछ रहा है, देन एट नॉमिनल वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी द हिस्टैरिसीस लॉस एंड एडी करंट लॉस रिस्पेक्टिवली आर। नॉमिनल वोल्टेज इसका रेटेड वोल्टेज था 440 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। उस पर पूछ रहा है कि हिस्टैरिसीस लॉस और करंट लॉस क्या होगा, वो आपको निकालना है। इतना ऑप्शन इसने दे दिया है, अब तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैंने तो तुमको बता दिया कि डायरेक्टली ये होता है, तो उससे तो आगे बढ़ जाएंगे आसानी से। लेकिन तुम लोगों को मुझे चूंकि समझाना है, इसलिए तुमको डिटेल में बता रहा हूँ कि ये सब कैसे हो रहा है, ठीक है। तुमको इतना टाइम नहीं लेना है एग्जाम में, हम तुमको समझाने के लिए कर रहे हैं, ताकि तुमको सब्जेक्ट की समझ भी हो जाए। वी बाई एफ कैसे कांस्टेंट है वो भी मैं तुमको समझा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सॉल्यूशन यही शुरू करते हैं, ग्रिड बना दिया है मैंने। सॉल्यूशन। खांसी हो गई ज्यादा। सॉल्यूशन। देखो इसमें वन का जो मैं सब्सक्रिप्ट दूंगा ना, वो दूंगा नॉमिनल वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के लिए। सॉल्यूशन। केस वन, केस वन जो मैं ले रहा हूँ, वो मैं ले रहा हूँ 400 वोल्ट, द नॉमिनल वोल्टेज पर फ्रीक्वेंसी है 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज को। 400 वोल्ट एट 50 हर्ट्ज। एट 50 हर्ट्ज। और केस टू, जहाँ जहाँ मैं टू लिखूंगा, तुम समझोगे कि ये हाफ वोल्टेज और हाफ फ्रीक्वेंसी का केस है। केस टू ये है, अच्छा 440 था ना, 400 नहीं था, 440 था ये। 440 कर दो। 440 वोल्ट था,
और ये 220 वोल्ट था। ये सब पुराने लोग हैं 440 वाले। आजकल 440 नहीं होता है, आजकल 400 होता है या 415 होता है। वो मैं ट्रांसफार्मर के सेशन में तुमको पढ़ा चुका हूँ। ये सब पुरानी पुरानी किताब से निकाला हुआ क्वेश्चन है। जिस ज़माने में रेटेड वोल्टेज नो लोड वोल्टेज होता था, अब रेटेड वोल्टेज फुल लोड वोल्टेज होता है। मेरा ट्रांसफार्मर का सेशन ज़रूर जा करके देखना, उसके वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे भी आरोहण एजुकेशन पे है। ठीक है, तो ये बीमैक्स जो है, बीएम, उसके लिए मैं तुमको ये हिंट देना चाहता हूँ। सिंस जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, V इज इक्वल टू √2 पाई f फाई एम इंटू एन। फाई एम क्या है? बी एम। मैं पूरा बी मैक्स नहीं लिखता हूँ, बी एम इंटू ए सी, एरिया ऑफ द कोर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कोर। √2 पाई एफ फाई एम इंटू ए सी, √2 पाई एफ फाई एम इंटू एन होता है, नंबर ऑफ टर्न्स। तो गौर से देख, √2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट और बी एम, ए सी और एन कांस्टेंट। तो ये एफ इंटू बी एम हो गया ना, एफ इंटू बी एम हो गया। तो जो फ्लक्स डेंसिटी आई, यहाँ पर जगह है थोड़ी, इसका मतलब इंप्लीकेशन होगा ना बेटा कि बी एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। तुमको याद होगा कि हम लोग पढ़ते वक्त इंडक्शन मोटर में या ट्रांसफार्मर में ओवर फ्लक्सिंग को अवॉइड करने के लिए वी बाई एफ रेशियो को कांस्टेंट रखते थे। ये यही वी बाई एफ है, समझे? तो केस वन में यहाँ देखो, हियर 440 डिवाइडेड, ये 440 है ना, 440 डिवाइडेड बाई 100 बाई 50 इज इक्वल टू 220 बाई 25। इसलिए Bm is constant here. Bm is constant here. दोनों केस में सेम is constant here. That is Bm1 और Bm2 बराबर है। That is Bm1 is equal to Bm2। केस 1 और केस 2 का जो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है वो बराबर है, Bm1 is equal to Bm2। तो अब गिवन क्या क्या है? गिवन ये है कि तुम्हारा जो आयरन लॉस है, तो आयरन लॉस में एडी करंट लॉस भी होता है और हिस्टेरेसिस लॉस भी होता है, ठीक है ना? गिवन है pH1, फर्स्ट केस का हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस, P1 इज इक्वल टू
2500 वाट, 2500 ना, 2500 वाट्स। वाट तुमको समझाने लिख रहा हूँ मैं, तुमको एग्जाम में ये सब लिखने की जरूरत नहीं होगी। मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो गेट वगैरह में होते हैं जरूरत नहीं पड़ती है। ये तुम्हारा पहला इक्वेशन है, इक्वेशन ए, केस 1 का। ठीक है। और दूसरा क्या दिया हुआ है? दूसरा दिया हुआ है हाफ वोल्टेज और हाफ फ्रीक्वेंसी पे, PH2 प्लस PE2 इज इक्वल टू, तुम लोगों को 850 वाट दिया हुआ था ना, इज 850, सही है ना, इज इक्वल टू 850 वाट। ये 850 वाट्स, ठीक है। अब देखो, इससे तुम ये जानते हो ना कि इस जनरल फार्मूला की मैं बात कर रहा हूँ, सिंस pH varies F into Bm and Bm is constant, so pH varies F, and PE varies as F square into Bm square, तो Bm तो constant है। Since pH varies F and P varies F square, because यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रेड से, because Bm is constant here, because Bm is equal to constant here in the two cases. Bm1 Bm2 के बराबर है, तो इसलिए pH वेरीज एफ हो गया, P वेरीज एफ स्क्वायर हो गया। तो इसीलिए जो इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ये रिड्यूस हो जाता है, देयरफॉर PH2 वेरीज एफ हो गया ना, तो फ्रीक्वेंसी हो गई आधा, तो ये हो गया PH1 बाई PH1, PH2 को क्या लिखोगे, PH1 बाई 2, हाफ, ठीक है। और PE2 को क्या लिखोगे, PE1 बाई 4, इतना तो समझ लोगे ना, एफ स्क्वायर हो गया, तो आधा हो गया, तो बाई 4 हो गया, ठीक है ना। ये हो गया 850, ये तुम्हारा 850 हो गया, 850, यही तुम्हारा इक्वेशन बी है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, साइमल्टेनियस से कर लो, ए और बी को सॉल्व कर लो, आराम से हो जाएगा ना। कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है? देखो, सॉल्विंग इक्वेशन ए एंड बी, सॉल्विंग इक्वेशंस
ए एंड बी। क्योंकि हमको नॉमिनल वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पर निकालना था, इसलिए मैंने इसको PH1 और PE1 के टर्म्स में दोनों को कर दिया। अगर मुझे सेकंड केस में निकालना होता तो मैं दोनों को PH2 और PA2 के केस में करता। इस बात को ध्यान रखो, निकालना चूंकि मुझे PH1 और PA1 में था, इसीलिए मैंने इसी फॉर्म में रखा है। इन दोनों को सॉल्व कर दो। मैं तो कैलकुलेटर पे सॉल्व कर दूंगा, तुम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व कर देना आराम से। मैं तो पुराना पापी हूँ, इसलिए इससे कर रहा हूँ। तो वर्चुअल कैलकुलेटर पे कितना होगा अवेलेबल हमको नहीं पता है, लेकिन बहरहाल ये तो देखने में लगता है कि इमीडिएटली ये सॉल्व हो जाएगा। तुम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये PH1 प्लस PE1/2 इज इक्वल टू 1700 हो जाएगा ना। PH1 कट गया, उससे निकल जाएगा P, उससे निकल जाएगा PH। मैं तो इससे कर रहा हूँ। साइमल्टेनियस इक्वेशन हो गया। इसमें कोएफिशिएंट दिया 1 1 ऊपर वाले के लिए, और वहाँ दे दिया 2500। और बी में दे दिया 1/2। 1/2 को मैं तो 2 इन्वर्स कर देता हूँ, तुम लोग भी कहोगे सर गजब किए हुए हैं। और इसका 4 इन्वर्स कर देता हूँ, 4 इन्वर्स। और फिगर दे देता हूँ 850। 850 देखो, ये मैंने फीड कर दिया। जैसे मैं इज इक्वल टू करूँगा, x1 आएगा जो होगा PH1, और x2 आएगा जो होगा PH2 P1 इज इक्वल टू, देखो PH1 का आगे वैल्यू आ गया 900, x इज इक्वल टू 900। सही इक्वेशन से एम बी वी गेट, नीचे लिख देता हूँ, जगह है ना, हाँ। वी गेट PH1 is equal to 900 watts, and P1 is equal to, देखो ये x इक्वल 900 था, y का वैल्यू हो गया 1600, 1600 watts is equal to 1600 watts। ये तुम्हारा है आंसर। तो ऑप्शन क्या हो गया तुम्हारा, इसको घेर कर रखो। ऑप्शन क्या हो गया क्वेश्चन में? ये था 900 वाट 1600 कहाँ गया? ऑप्शन बी हुआ ना, ये ये तुम्हारा, इसको टिक कर दो, रेड से इसको टिक कर दो, ये ऑप्शन बी, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में देख लिया जाए, उसका वैल्यू हम लोगों ने लिखा नहीं था ना, उसको लिख लेते हैं। पिछले क्वेश्चन में जो सेल्फ इंडक्टेंस वाला था, इसका वैल्यू वहाँ लिखना था, हम लोगों ने नहीं लिखा था, इसको लिख देते हैं। 2195.8 था ना, 2195.8 is 2195.8 मिली हेनरी, तो उसने खुद ही लिख दिया था, इन मिली हेनरी इज
तो तुम्हारा जो लिखोगे वो सिर्फ लिखोगे 2195.8, ठीक है ना? यही वैल्यू था ना, 2195.8, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बी हो गया ये, ठीक है। तो इसको ग्रिड वगैरह मिटा दिया जाए। हम्म, हम्म। तो ठीक है बच्चों, ये हो गया काम सारा। दो न्यूमेरिकल तुम्हारा हो गया, मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। जाहिर है मतलब इतनी देर में तो तुम पता नहीं कितना क्वेश्चन कर लोगे वहाँ, लेकिन मैं चूंकि तुमको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लगाया है। इसलिए कि मैं ये चाहता हूँ कि चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे न्यूमेरिकल हो, तुमको मशीन की समझ पैदा हो जाए। जब समझ पैदा हो जाएगी तो फिर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो अब इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। दो न्यूमेरिकल, मतलब दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया है ट्रांसफार्मर पे। अब फिर बाकी आगे वीडियोस में करते रहेंगे। तो इजाज़त दो। हैव a नाइस डे। आई विश you all the best always. गुड बाय एंड गुड लक। देख लो कि गुड लक हमारा था कि नहीं, मतलब रिकॉर्डिंग हो रही थी कि नहीं। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है बेटा। तो ठीक है, अब इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। स्टॉप रिकॉर्डिंग। स्टॉप।